सुप्रभात प्यारे छात्रों। जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड द्वितीय वर्ष तथा बीए बीएड और बीएससी बीएड तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र असेसमेंट ऑफ लर्निंग की द्वितीय यूनिट से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि आकलन प्रविधियों के अंतर्गत गृह कार्य क्या होता है। आकलन प्रविधियों के अंतर्गत गृह कार्य क्या होता है, जिसको जिस नाम से हर बच्चे, हर छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, बड़े छात्र सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि उनको अपने दैनिक जीवन में होमवर्क ज़रूर मिलता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, होमवर्क के बिना उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। यानी कि गृह कार्य यानी कि अभ्यास यानी कि बार बार उस कार्य का दोहराव, और उस कार्य का दोहराव तब तक करना जब तक कि वह विषय वस्तु पूर्णतः मन और मस्तिष्क में न आ जाए। इसीलिए हम जिस उद्देश्य से जो पक्ष या जो हमने चुना है, जो क्षेत्र चुना है, तो उसके संबंध में हमें ज्ञान चाहिए, कौशल चाहिए, दक्षता चाहिए। तो हमें उस पक्ष या उस क्षेत्र की जो विषय वस्तु है उसका अभ्यास हमारे जीवन में हमें करना आवश्यक है। तभी जाके हम अपना कौशल विकसित कर पाएंगे, तभी जाके हमारे मन मस्तिष्क में ज्ञान है वो स्थायी रह पाएगा, और हम अपनी जो परीक्षा है, जो समय अनुसार परीक्षा होती है, उसमें हम सफलताएं अर्जित कर सकते हैं। आपने थानडाई का नियम सुना होगा, जिसने सीखने के सिद्धांत दिए थे। यानी कि अधिगम सीखने के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उन्होंने दो प्रकार मुख्य बताए हैं। एक तो अधिगम का मुख्य नियम और दूसरा है अधिगम का गौण नियम। अधिगम का जो मुख्य नियम है उसमें आता है, सर्वप्रथम आता है अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। इसके अलावा आता है गौण सिद्धांत में आता है मनोवृत्ति का सिद्धांत, बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आंशिक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत। इसके अलावा आता है संबंधित परिस्थितियों का सिद्धांत। तो जो उन्होंने मुख्य सिद्धांत जो दिया है उसमें अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का सिद्धांत, ये मुख्य सिद्धांत था। और इसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास का सिद्धांत, जो हर एक क्षेत्र का एक आवश्यक पक्ष होता है, जिसके बिना ज्ञान अधूरा रह जाता है, या हमारा जो ज्ञान है वह विस्मृत हो जाता है जिसके अभाव के बिना। तो जो अभ्यास का सिद्धांत है वो दो आधारों पर टिका हुआ है। एक तो उपयोग, दूसरा है अनुप्रयोग का सिद्धांत। उपयोग का सिद्धांत हमारा पुनरावृत्ति पर आधारित है, जबकि अनुप्रयोग का सिद्धांत हमारा विस्मृति पर आधारित है। जो पुनरावृत्ति पर जो आधारित है उपयोग का सिद्धांत, अगर हम किसी विषय वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं करते, हम उस कार्य का बार बार उसको याद करने की या उसको लिखने की या पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हम वह चीज़ भूल जाते हैं। यानी कि हम कुछ ही समय तक उसको याद रख पाएंगे, लेकिन अगर अभ्यास नहीं होगा तो हम शीघ्र ही उस विषय वस्तु को भूल जाएंगे। यानी कि उसका प्रयोग नहीं हुआ और अनुप्रयोग हो गया तो हमारे मस्तिष्क में वह चीज़ विस्मृत हो जाएगी, वह लुप्त हो जाएगी, वह हमारे मस्तिष्क से वह चीज़ डिलीट हो जाएगी। इसलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने पिछली कक्षा में भी पढ़ाया था कि महान कवि वृंद ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। यानी कि अगर अभ्यास करेंगे हम, अगर एक मंदबुद्धि प्राणी भी अभ्यास करता है, बार बार उस चीज़ का दोहराव करता है, तो वह भी उस विषय का जानकार हो जाता है, और उसकी जो बुद्धि है
वह थोड़ी प्रगतिशील हो जाएगी। इसी तरह से रस्सी जो पानी खींच रही है कुएं से, जब वह पत्थर से टकराती है तो पत्थर पे भी निशान हो जाते हैं, यानी पत्थर जैसा दृढ़ पदार्थ, दृढ़ तत्व भी घिस जाता है। तो हमें भी अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उस चीज़ जो हमारे पढ़ने का उद्देश्य है, जो हम जिस लक्ष्य को लेके हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने की सीढ़ी अभ्यास है। और इस अभ्यास कार्य के दौरान हर एक शिक्षक अपने बच्चों को गृह कार्य ज़रूर देता है कि वह घर पे जाकर भी उस विषय वस्तु को दोहराए, अन्यथा वह चीज़ उसके मस्तिष्क से विस्मृत हो जाएगी। और जब दूसरे दिन वह पुनः इस कक्षा में, स्कूल में पहुंचेगा और जब उसके अध्यापक या शिक्षक उससे पूछेंगे तो वह नहीं बता पाएगा। इसलिए जो शिक्षक है वह प्रतिदिन अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को विषय से संबंधित गृह कार्य अवश्य देते हैं। तो गृह कार्य यानी कि अभ्यास को इंग्लिश में भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या कहा है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करेंगे तो ही जो इंसान है वह परफेक्ट मैन कहलाएगा। तो गृह कार्य को हम साधारण रूप से कह सकते हैं कि ये शिक्षक द्वारा उत्पन्न, सुनियोजित और छात्रों द्वारा स्वयं सीखने की परिस्थिति है। प्रत्येक गृह कार्य का एक मौलिक उद्देश्य यह होता है कि छात्रों को शुद्ध व प्रत्यक्ष प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव उनको प्रदान किए जाए। यह अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी कि शिक्षक जो होता है वह गृह कार्य क्यों देता है? क्योंकि यह एक सुनियोजित उत्पन्न, एक शिक्षक के द्वारा उत्पन्न सुनियोजित एवं छात्र द्वारा स्वयं सीखने की परिस्थिति है। अतः प्रत्येक गृह कार्य का मौलिक उद्देश्य यही होता है कि छात्र को शुद्ध एवं प्रत्यक्ष प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव प्रदान किए जाए। यह अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि इसमें जो छात्र है वह स्वयं करके सीखता है, उस विषय वस्तु को भूले नहीं। वह बार बार दोहराव करेगा तो वह कठिन चीज़ भी उसके लिए आसान हो जाएगी। जैसे कोई भी छात्र है, छोटा बच्चा है, जब वह गाड़ी चलाना सीखता है या कोई भी कार्य करता है तब उसको सर्वप्रथम सबसे पहले परेशानियां अवश्य आती है, कठिनाई, उस कार्य में उसको कठिनाई अवश्य होती है। लेकिन बार बार वह उस कार्य का दोहराव करता है तो वह शीघ्र ही उस चीज़ को सीख जाता है। यानी कि गाड़ी चलाना सीख जाएगा, यानी कि बच्चा अगर कोशिश करे तो कुकिंग करना सीख जाएगा, गाड़ी चलाना सीख जाएगा। इसी तरह से जो विषय हैं, विषय का ज्ञान अगर बार बार दोहरा होगा, अभ्यास होगा तो वह शीघ्र ही उस विषय वस्तु के समग्रता को समझ सकेंगे। वह विषय वस्तु उसके सर्वांगीण विकास के लिए बेहद ज़रूरी है, वह इस तथ्य को जान सकेंगे। इसलिए जो शिक्षक है वह गृह कार्य अवश्य देता है। इसमें जो छात्र होते हैं वह स्वयं करके सीखते हैं, अब उनको करने की स्वतंत्रता होती है। जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान होता है। तो यह मौलिक उद्देश्य भी यही है कि छात्र को शुद्ध एवं प्रत्यक्ष प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव उन्हें प्रदान किए जाए। अब गृह कार्य के क्या क्या सिद्धांत है वह मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले है सुसंगतता का सिद्धांत। सुसंगतता का सिद्धांत हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि जो हम बच्चे को विषय वस्तु, जो आज हमने कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ाई है तो उसको वह विस्मृत नहीं करे, वह उसको नहीं भूले। इसलिए हम छात्रों को या बच्चों को गृह कार्य ज़रूर देते हैं और यह गृह कार्य जो पढ़ाया गया है उसी से संबंध हो। यानी कि जो शिक्षण सामग्री जो हमने बच्चों को अधिगम करवाया है, जो हमने 40 मिनट की कक्षा में जिस बच्चे को जो विषय वस्तु पढ़ाई है,
या जो विषय पढ़ाया है उसी से संबंधित हमें गृह कार्य देना चाहिए। यानी गृह कार्य में सुसंगतता का नियम अवश्य होना चाहिए। अगर हमने बच्चों को पढ़ाया है वह हमने गृह कार्य में नहीं दिया है, अन्यथा हमने अलग उसको गृह कार्य पकड़ा दिया है अन्य विषय से संबंधित, तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बच्चों में अरुचि पैदा हो जाएगी, रुचि के स्थान पे अरुचि स्थान ले लेगी, बच्चे चिड़चिड़े हो जाएंगे, बच्चों के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी तथ्य दिया जाए या जो भी गृह कार्य दिया जाए वह सुसंगत होना चाहिए, यानी कि उसको वह पढ़ाई गई वस्तु होनी चाहिए। उन बच्चों ने अपने कक्षा में उस विषय वस्तु का अध्ययन कर लिया हो, तभी जाके वह गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आगे आता है अभिरुचि का सिद्धांत, यानी कि जो शिक्षक है अगर वह गृह कार्य दे रहा है तो छात्रों की रुचि के अनुसार होने दे। अगर छात्रों की रुचि होगी, उस गृह कार्य को करने की रुचि होगी, तो छात्र बहुत अच्छा कार्य करेंगे। उनको रुचि जागृत करने के लिए शिक्षक का ही दायित्व है कि वह गृह कार्य जो उन्होंने दिया है ना, तो वह उनको अच्छी तरह से समझाए, उनको उदाहरण दे कि यह इस तरह का होता है, ये तुम्हारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, इस तरह का है। तो बच्चों में रुचि जागृत हो जाएगी और वे अपनी अभिरुचि के अनुसार ही इस गृह कार्य को पूर्ण कर पाएंगे और जड़ तक पहुंच जाएंगे। और उनमें रुचि जब जागृत हो जाएगी तो वे पूर्ण अपना ध्यान गृह कार्य पे लगाएंगे, अन्यथा वह चिड़चिड़े हो जाएंगे और गृह कार्य अपना स्पष्ट और शुद्ध लेखन कार्य भी वह नहीं कर पाएंगे, और जो विषय वस्तु उनके लिए दी गई है वह अपने मस्तिष्क में नहीं उतार पाएंगे। वह सिर्फ एक प्रकार बोझ समझेंगे, उस गृह कार्य को भी बोझ समझने लगेंगे। इसलिए गृह कार्य को देने से पहले एक शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों को उदाहरण दे, जीवंत उदाहरण दे, उनके जीवन से जोड़े, उनमें रुचि डेवलप कराए, उन्हें सरल तरीके से समझाए, तब जाके वह अपनी विषय वस्तु रूपी गृह कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे। आगे आता है भाषा की शुद्धता का सिद्धांत, यानी कि जो गृह कार्य दिया जा रहा है वह शुद्ध स्पष्ट होना चाहिए। शुद्ध स्पष्ट होगा तो बच्चे उस गृह कार्य को समझ पाएंगे, यानी कि सरल तरीके से उनके जीवन से संबंधित वह गृह कार्य होना चाहिए, शुद्ध रूप में होना चाहिए। आगे आता है भाषा की स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि भाषा, आप जो गृह कार्य दे रहे हो उसकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुबोध्य होनी चाहिए, तभी जाके जो छात्र है उस विषय वस्तु यानी कि उस विषय वस्तु रूपी गृह कार्य को करने में रुचि लेंगे और वह उस विषय वस्तु के जड़ तक पहुंच सकेंगे। भाषा की स्पष्टता यानी कि सरल शब्दावली में होना चाहिए, स्पष्ट शब्दावली में होना चाहिए, सुबोध्य भाषा होनी चाहिए। जब छात्र गृह कार्य कर ले तो शिक्षक को भी उनकी भाषा का अवलोकन या भाषा का मूल्यांकन करना चाहिए कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, आखिर बच्चा क्या लिखना चाहता है। तो हमेशा अपने छात्रों को स्पष्ट लिखने के लिए एक शिक्षक को स्वयं ही प्रेरित करना पड़ेगा, एक शिक्षक को ही अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा और वो स्वयं भी गृह कार्य देवे तो स्पष्ट भाषा लिखे। ठीक है, आगे आता है प्राथमिकता का सिद्धांत। प्राथमिकता का सिद्धांत हमें क्या कह रहा है? हमें यह कह रहा है कि जो विषय वस्तु दी जा रही है वह क्रमानुसार होनी चाहिए, वह क्रमागत रूप से होनी चाहिए, यानी कि पहले सरल सुबोध प्रश्न होने चाहिए, उसके बाद उसे क्रमानुसार सरल से कठिनता की ओर जाना चाहिए। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो उस विषय वस्तु में महत्वपूर्ण बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित जो पक्ष है
उनके संबंधित प्रश्न होने चाहिए, ताकि वह विस्तृत रूप में उसका अध्ययन करे। वह उस जो छात्र है उस विषय वस्तु को प्राथमिकता दे, यानी सरल, फिर क्रमानुसार या क्रमागत रूप से व्यवस्थित प्रश्न होने चाहिए। आगे आता है उद्देश्य का सिद्धांत। हर गृह कार्य का एक उद्देश्य होता है कि बच्चा गृह कार्य करे तब ज्ञान ले, और यह ज्ञान वह स्वयं करके ले रहा है, स्वयं सीख के ले रहा है, स्वयं अनुभव करके ले रहा है। तो उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य से उसको गृह कार्य दिया गया है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे, यानी कि पठन कौशल विकसित हो, उसका लेखन कौशल विकसित हो। जब वह गृह कार्य को लिखित कार्य करेगा तो बोलेगा तो शुद्ध बोलेगा, अगर अटक रहा है तो वापस अभ्यास करेगा उसको सही पढ़ने की, तो उसका पठन कौशल और लेखन कौशल सुधर रहा है। तो जिस उद्देश्य से जब गृह कार्य दिया गया है वह गृह कार्य उस उद्देश्य को पूर्ण करे, यह गृह कार्य में होना ही चाहिए, यानी कि वह गृह कार्य उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चा ज्ञान ले सके, ज्ञान लेके वह अबोध कर सके और उस ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उस ज्ञान का उपयोग कर सके, उसमें कौशल विकसित हो सके, यह उसका उद्देश्य होना ही चाहिए। आगे आता है मिथ्य व्ययिता का सिद्धांत। मिथ्य व्ययिता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि गृह कार्य ऐसा दिया जाना चाहिए कि बच्चे कम समय में कर ले, कम समय में राजी खुशी, यानी कि खुश होकर वह कार्य कर ले। गृह कार्य को करने में अनावश्यक पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, वरना अभिभावक चिढ़ जाते हैं कि ये कैसे गृह कार्य देते हैं, उन पर अनावश्यक बोझ बढ़ जाता है। तो गृह कार्य मिथ्य व्ययी होना चाहिए, यानी कम समय में, कम बचत, मतलब कम पैसों में वह गृह कार्य हो जाए, अनावश्यक बच्चों को खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, बच्चे उचित समय पर कर पाए। अगर गृह कार्य बहुत लंबा होगा, बहुत वृहद होगा, बहुत विस्तृत होगा, तो बच्चे स्वयं चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनका शारीरिक और मानसिक विकास कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए बहुत से शिक्षाविद कहते हैं कि गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, इससे जो छात्र होते हैं उन पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, वह चिड़चिड़े हो जाते हैं, वह व्यावहारिक ज्ञान नहीं कर पाते हैं। इसलिए गृह कार्य का हमेशा विरोध कुछ विद्वानों ने या कुछ शिक्षाविदों ने किया है, लेकिन गृह कार्य होना भी चाहिए, इतना वृहद नहीं, एक सीमित समय में हो जाए, अच्छा कार्य हो जाए, जो विषय वस्तु रूपी जो शिक्षक ज्ञान करवाना चाहता है वह उसके समझ में आ जाए, इतना ही गृह कार्य उनको दिया जाना चाहिए, यानी कि समय और धन की बचत को ध्यान में रखकर गृह कार्य दिया जाना चाहिए। आगे आता है स्वयं सीखने का सिद्धांत, यानी कि करके सीखो, स्वयं करके सीखो। जैसे मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। इसमें बच्चे स्वयं रुचि लेते हैं, स्वयं उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी लेते हैं, पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेते हैं, इसके अलावा मोबाइल का यूज़ लेते हैं, टीवी का यूज़ लेते हैं, कंप्यूटर का यूज़ लेते हैं, और वो स्वयं करके सीखते हैं, उनको मज़ा आता है। तो जो सिद्धांत है गृह कार्य का वह स्वयं सीखने पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे उससे जुड़ें। आगे आता है परिपाक का सिद्धांत। परिपाक का मतलब है आत्मसातकरण, यानी कि जब बच्चे स्वयं करके सीखेंगे, स्वयं खुश होकर सीखेंगे, रुचि लेंगे, तो वह उनमें आत्मसातकरण होगा, विषय वस्तु के प्रति उनका नज़रिया परिवर्तन होगा। वह विषय वस्तु को बार बार अभ्यास करेंगे, यानी कि कक्षा में उन्होंने पढ़ा, फिर गृह कार्य में उन्होंने वही कार्य किया, फिर जब परीक्षा हुई तब भी उन्होंने वह चीज़ वापस पढ़ी, यानी कि अभ्यास बार बार हो रहा है, तो वह उस विषय के प्रति आत्मसातकरण कर पाएंगे। इसलिए गृह कार्य परिपाक के सिद्धांत का, यानी कि आत्मसातकरण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इस गृह कार्य को करने का क्या उद्देश्य है? गृह कार्य को करने का यही उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, उनके जो ज्ञान है उसमें बिखराव ना हो, उसमें विस्मृति उत्पन्न ना हो,
वह भूले नहीं, इसलिए उनको गृह कार्य दिया जाता है। उनके कौशल दक्षता का विकास करने के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता को भी एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रतिभाशाली बच्चों को जब होमवर्क देवे तो थोड़ा विस्तृत देवे, थोड़ा वृहद देवे, थोड़ा उनका माइंड आगे खोज करने पर आधारित हो जाए। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनमें पठन कौशल, लेखन कौशल विकसित हो जाए, इसका ध्यान रखा जाए। उनकी आयु स्तर के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अनावश्यक अभिभावक पे खर्चा ना हो, इस तरह का गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो आज इस कक्षा में हमने क्या पढ़ा? गृह कार्य। गृह कार्य की जो सिद्धांत है, सुसंगतता का सिद्धांत, अभिरुचि का सिद्धांत, भाषा की शुद्धता का सिद्धांत, भाषा की स्पष्टता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत, इसके अलावा उद्देश्य का सिद्धांत, मितव्यय का सिद्धांत, स्वयं करके सीखने का सिद्धांत और परिपाक का सिद्धांत। तो जल्द ही मिलेंगे वापस, तब तक के लिए धन्यवाद।